तो आज हम पढ़ते हैं शरीर में गति। बिल्कुल शांत होकर बैठिए और अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते हैं। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। ये सभी उदाहरण से पता चलता है कि आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता रहता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं। तो क्या है, आप चल कर जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, कूद कर जाते हैं, ये है एक गति। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी गति करते हैं, जैसे टहलना, दौड़ना, उछलना, छलांग मारना आदि। अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप, रेंगता और मछली तैरती है। मानव शरीर और उसकी गतियाँ। जंतु की विभिन्न गतियों पर ध्यान देने से पूर्व हम कुछ गतियों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करेंगे। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कुल्ले के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए, इस पर पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार से सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छुइए। क्या कारण है कि अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। अब जो कि जिन स्थानों से हम शरीर को विभिन्न अंगों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि कोहनी, गंधा, गर्दन, तो उन स्थानों को संधि कहते हैं। क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? कठोर संरचनाएं अस्थियां होती है। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां होती है। अब है कई प्रकार की अस्थियां जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती है। विभिन्न गतिविधियां विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधि होती है, जॉइंट्स होती हैं। इनमें से है एक कंदुक खलिका संधि। कागज की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में छेद करके उसमें मोड़ते हुए कागज के बेलन को डालिए। आप कागज के बेलन को गेंद पर चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? अब आप कल्पना कीजिए, कागज का बेलन आपका हाथ है और गेंद उसका एक सिरा। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि को कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार सभी दिशाओं में गति करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? ऐसी एक संधि होती है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि क्या होती है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं, जो कि इसमें कि इस गतियों को करने का प्रयास यह हमारे हाथ का उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप से घुमा सकते हैं। अब है हिज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए, बंद कीजिए और उसके कब्जों को ध्यान से देखिए। कब्जे की गति के प्रकार को देखिए। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन बनाइए। गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद कर एक छोटी सी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़े कि आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार की गति करता है? कंदुक खलिका संधि से ये किस प्रकार है? तो कोहनी में हिज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में मूवमेंट हो सकती है। अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं संधियों के। हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां होती हैं। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं, जबकि ऊपरी वाला जबड़ा वहीं पर रहता है, यानी कि ऊपरी जबड़ा और कपाल के मध्य अचल संधि है। यदि आप गुड़िया बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहले एक गुड़िया की ढांचा तैयार करेंगे। ऐसे ही हमारे शरीर का भी एक ढांचा होता है जिसे हम कंकाल कहते हैं। अब हम कैसे जानते हैं कि मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? कुछ अस्थियां जो होती है कठोर होती है और कुछ लचीली होती है।
क्या कभी आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर डॉक्टर एक्सरे करते हैं, जिससे अस्थियों को हुई संभावित क्षति चोट का पता चल जाता है। अपने हाथ के अग्र व ऊपरी भाग तथा पैर के निचले तथा ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक प्रकार से अनुभव और एक्सरे चित्र से ध्यान कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़िए। अब आपके मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं, ऐसे ही हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए। अपने वक्ष व पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। वे वक्ष की अस्थि व मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटना मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियों को छूने को कहिए। क्या ये चिकनी समतल तथा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आप अनुभव करेंगे कि ये मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, जिसे कशेरुका कहते हैं। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की अस्थियों से जुड़ा होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता है तो क्या आपका मित्र ये इस प्रकार झुक पाता? नहीं। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी अस्थियां दिखाई देती हैं? इसे कंधे की अस्थियां कहते हैं। यह संरचना श्रोणी अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना में है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करती हैं। बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा की। जो हड्डियां जितनी कठोर नहीं होती उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। अब कान के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हार्ड होता है, उसे उपास्थि कहते हैं। और जो नीचे का कर्णपाली होती है वो लचीली होती है। परंतु ये अस्थि जैसा इसलिए ये जो ऊपर वाला कान का हिस्सा होता है वह उपास्थि होता है, क्योंकि यह अस्थि जितना कठोर नहीं होता है, इसलिए इसको उपास्थि कहते हैं। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों और उपास्थियों से मिला होता है, मिलकर बना होता है, जिससे हम उसको मोड़ सकते हैं, गति दे सकते हैं। अब हम अपने हाथ की एक मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे का छूने का प्रयास करेंगे। अपनी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। ये कुछ उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, जिसे पेशी कहते हैं। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। जब आप अपनी सीधी वापस हाथ को सीधा कर लेंगे तो ये अपने आप फैल जाएगी। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर व मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल पड़ जाती है, लचीली हो जाती है, सीधी हो जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कुछ जंतुओं की गतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतुओं जैसे कि केंचुआ है, आपने बगीचे में केंचुए को चलते देखा होगा। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके लिए हम केंचुए के कांच की पट्टी अथवा चिकनी स्तर पर रखेंगे, इसकी गति का परीक्षण करेंगे। ऊपर की दो स्तंभ में से किस पर जंतु केंचुआ आसानी से चल सकता है? केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे अनेक छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। ये शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती है। शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है और अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र करता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। ये अपने शरीर के हिस्से को जमीन से इस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक होती है, बाल जैसी आकृति होती है। ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। केंचुआ द्वारा किया गया ये कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। अब हम करते हैं एक और प्रैक्टिकल।
किसी बगीचे में घोंघे का अवलोकन कीजिए। इसके चारों जो पीठ पर गोल संरचना होती है उसको हम कवच कहते हैं, और ये घोंघे का बाह्य कंकाल होता है, परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता, ये एकल होता है, एकक होता है। ये घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता, यह घोंघे के साथ खिसता जाता है। घोंघे को कांच की पट्टी पर रखकर उसका परीक्षण करिए। जब ये चलना प्रारंभ करता है आप असावधानी से देखो, कांच की ओर से उसके चलने का ढंग का परीक्षण करते हैं। कवच का छेद खुलने पर आपने उसे एक मोटी मांसल संरचना सिर बाहर आते देखा हो, जो कि दृढ़ पेशियों का बना होता है। पाद की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी? अब हम करते हैं तिलचट्टे के बारे में। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। ये बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 पंख जुड़े होते हैं, अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े और पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उसे चलने में सहायता करती है, वक्ष की पेशियां तिलचट्टे को उड़ने में सहायता करती है। अब हम पक्षी पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं, बतख और हंस जैसे जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की और मजबूत होती हैं। पक्षपाद की अस्थियां चलने व बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पंख में बदल जाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़ कर रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है, जिससे पंखों को ऊपर नीचे किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मछली। कागज की नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसके निकला भाग आगे की ओर है। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस पर नाव जल में सरलता से चल? क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर व पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला व नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है, जो कि सिर और पैर पीछे पीठ जो होती है आगे नुकीली होती है, इसको धारा रेखीय कहते हैं। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर जाती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है, पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। आपने देखा होगा जिधर सिर होता है उसकी विपरीत साइड में पूंछ होती है। इस प्रकार अब वो पानी को झटका देकर आगे बढ़ती रहती है। मछली आगे चली जाती है। इस प्रकार क्रमिक ताल से मछली आगे चलती जाती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। इन पंखों की तरह विशेष फ्लिपर्स पहनते हैं मनुष्य, जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। अब है सर्प। सर्प कैसे चलते हैं? क्या आपने सर्प को फिसलते हुए देखा है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण व असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वे दूर ही क्यों न। पेशियां मेरुदंड, पसलियों व त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक बल्लियों में से मुड़ा होता है। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक बल्ले उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक बल्ले बनाता है और प्रत्येक बल्ले आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे चलता है। अब प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक में स्वयं अपने आप से अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने प्रैक्टिकल द्वारा हमने कुछ प्रश्नों का आंसर दिया है। थैंक यू।